तो नेक्स्ट होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो इस टाइप का सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस के पहले एग्जाम्पल देखना जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे CH3COONH4। नेक्स्ट हो गया जैसे अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। अमोनियम कार्बोनेट के बाद जैसे है अमोनियम साइनाइड NH4CN। जैसे हो गया हम लोग के लिए AgCN। जैसे हो गया ZnCN होल ट्वाइस। तो ये जो सारे सॉल्ट है हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देगा, वीक एसिड वीक बेस देगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसको ले लेते हैं CH3COONH4। तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करके एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका नाम है क्या, अमोनियम एसीटेट। तो उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या मिलेगा, एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और मिलेगा क्या, एसिटिक एसिड। देखो दोनों के दोनों ही क्या है, वीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और एसिटिक एसिड जो होता है क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो हाइड्रोलाइसिस से दोनों ही मुझे वीक वर्सन मिल रहा है। तो हम इसको आयनाइज वर्सन में लिखेंगे तो क्या से लिखेंगे, तो एक सॉल्ट है बेसिकली, सॉल्ट 100% आयनाइज होता है। तो अमोनियम जो एसिड है वो 100% आयनाइज्ड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बाकी लोग जो है वो आयनाइज नहीं होगा क्योंकि सारे वीक वर्सन है वो लोग। तो बाकी लोग जैसे है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, वो फर्दर आयनाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सारे वीक है। तो यही हो गया हम लोगों के लिए हाइड्रोलाइसिस के लिए, हाइड्रोलाइसिस का मेन इक्वेशन यही हो गया, तो इसी को याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन में क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे मार्किंग करते तो दिखाई नहीं देता किसी किसी को, तो कोई लाइट वर्सन ले लेते हैं, मतलब इसके बात कर रहे हैं। तो यही हो गया मेन हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से बाकी सारे काम होगा हम लोगों का। तो पहला जो काम होगा वो KH निकालने का काम हो गया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो KH को निकालेंगे कैसे, प्रोडक्ट साइड का जो है जो भी है उनका एक्टिव मास माने कॉन्सेंट्रेशन, माने एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड करेंगे किससे, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो इस तरीके KH निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि दोनों वर्सन ही वीक है, एसिड भी वीक बन रहा है, ए भी एक वीक एसिड है, ए भी एक वीक बेस है। तो वीक एसिड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, के यूज़ करते हैं एज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट के तौर पे, और वीक बेस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, के बी यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं क्या, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों को ही देखना पड़ेगा अब। तो पहले तो वीक एसिड के तौर पे क्या है मेरे पास, CH3COOH। तो उसको आयनाइज करके एक बार देख लेते हैं क्या क्या आयन मिल रहा है इससे। तो CH3COO माइनस आयन मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। दूसरी साइड में कौन है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है। तो उसका भी आयनाइज करते हैं सिमिलर तरीके से। तो क्या मिलेगा हमें, अमोनियम आयन मिलेगा और मिलेगा क्या, एक्चुअली OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग के को क्या लिख सकते हैं, के लिखेंगे क्या, CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। और इसके लिए के बी इजिकल टू क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे करके लिखेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, KH KB और KA। तो ये है KH का इक्वेशन था ना पहला इक्वेशन, ये है KA का इक्वेशन है, और ये है KB का इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या आ जाएगा, KH इंटू KA इंटू KB इजिकल टू क्या आ जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो,
जो भी है सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो। पहले लिख लो कि एज का मतलब क्या था, हम लोग क्या निकाल के रखे थे पहले से, उसको लिख दो। तो ऐसे था, ये था के एज का वैल्यू था। के ए का वैल्यू कितना था वो भी लिख देते हैं सिमिलर तरीके से, CH3CO माइनस इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाई क्या था, CH3COH। और के का मतलब क्या था वो भी लिख लेते हैं सिमिलर तरीके से, NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो कुछ चीज़ें कट जा रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से कट गया, एसिटिक एसिड का जो यहाँ पर कट गया, एमोनियम आयन यहाँ से एमोनियम आयन चला गया, यहाँ पर से चला गया। समझ, तो बेसिकली क्या रह गया, इस साइड में एक H प्लस रह गया और यहाँ पर क्या रह गया एक्चुअली OH माइनस आयन रह गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं KW भी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो फाइनली हमें रिलेशन मिल चुका है, क्या मिल गया एक्चुअली, KH इंटू KA इंटू KB इजिकल टू हो गया क्या एक्चुअली KW। ये इससे चाहे तो हम लोग क्या KH को निकाल सकते हैं, KH कितना हो जाएगा फिर, देयरफॉर KH विल बी इक्वल्स टू KW बाई KA इंटू KB। तो ये है मेन फाइनल इक्वेशन KH का। तो KH इजिकल टू क्या हो गया बेसिकली, KA इंटू KW बाई KA इंटू KB हो गया KH का फॉर्मूला। तो ये कम हो गया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकल गया। नेक्स्ट निकालेंगे क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितना है वो निकालेंगे। इतना तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालने के लिए पहले हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन को फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। प्लस वाटर, जिससे बना था क्या एक्चुअली एसिटिक एसिड, साथ में क्या बना था एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर मान लेते इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियली मैंने इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल स्टेज में इनका कॉन्सेंट्रेशन था C करके था, ठीक है ना। अभी तो 0 होगा इनिशियली, और मान लेते कि एट इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ जो हाइड्रोलाइसिस है वो H है। तो मतलब कितना हो गया फिर C माइनस CH हो गया, ये कितना रह गया C माइनस CH, और ये लोग कितना फॉर्म होगा CH करके फॉर्म होगा, ठीक है। तो KH का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, क्या था KH का फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाई क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। अब सब में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो इनका वैल्यू था क्या CH था, तो CH पुट कर दे। इनका क्या था एक्चुअली, C को कॉमन ले लेंगे तो हो गया C इंटू 1 माइनस H इंटू C इंटू 1 माइनस H। तो ऊपर नीचे से देखो ये सारे C कट गया, रह गया क्या एक्चुअली, ऊपर रह गया H स्क्वायर और नीचे रहेगा क्या 1 माइनस H का होल स्क्वायर, ये रह गया। अब H का वैल्यू बहुत ही छोटा हो गया 1 से, तब क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करके 1 माइनस H को लगभग 1 कर सकते हैं, ठीक है। जब H का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो गया तो उसको उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि 1 माइनस H इक्वल टू 1 हो गया। तो उस केस में क्या होगा जाएगा KH इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली H स्क्वायर हो जाएगा, या H इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ KH, स्क्वायर रूट ऑफ KH। यही हो गया फॉर्मूला। अब H का वैल्यू KH का वैल्यू हम लोग जानते थे, उसको पुट कर देना है। थोड़ी देर पहले निकाल के रखा था यहाँ पर ऊपर, KH इक्वल टू क्या था KW बाई K इंटू KB था, तो उसको पुट कर देना है। जैसे एक स्क्वायर रूट रहेगा अंदर
तो उसके अंदर क्या लिखना है, KW/KA इंटू KB। तो इस तरीके से H का फॉर्मूला भी आ गया। तो यही है क्या, H का फॉर्मूला। इम्पॉर्टेंट है, मैंने H का मतलब था क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कितना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसका क्वांटिटी है। तो ये निकल गया इजीली। सो बेसिकली उस इक्वेशन को फिर से लिखना है एक बार। एसिटिक एसिड, क्योंकि H+ तो मिल रहा है एसिटिक एसिड से ना, तो उसको आयनाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो वो आयनाइज होकर क्या देता है, एसिटेट आयन और H+ आयन देता है। ये जो H+ है वही एक्चुअली हम लोगों के लिए H+ है जो निकालना चाहते हैं हम लोग। सो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना अभी अभी देखा था, CH है। तो CH एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो एसिटेट आयन कितना बना होगा आफ्टर रिएक्शन, C-CH, ये बना होगा। और H+ कितना बना है हमें पता नहीं, वही तो निकालेंगे। और हम लोग क्या जानते थे, K इजिकल टू था क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू 1-H लिख सकते हैं इसको। वैसे स्टार्टिंग से लिखता हूँ, क्या लिखना चाहिए, K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ऐसे लिखते हैं ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ए वाला हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया, ए वाला। जस्ट पता नहीं है इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, इसी को ही निकालना है ना। चलो निकाल लेते हैं। तो अभी क्या लिख सकते हैं इसमें एक्चुअली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि Ka इजिकल टू H+ CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C इंटू 1-H है, और H+ का पता नहीं है वैल्यू, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है CH। तो ऊपर नीचे से C कट गया, तो रह गया क्या एक्चुअली यहाँ पर 1-H इंटू H+ डिवाइडेड बाई H हो गया। अब ये मान के चले कि 1-H का वैल्यू बहुत ही छोटा हो गया एक से, तो इसको एक कर सकते हैं, ऐसे 1 मान सकते हैं। तो K इजिकल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, बेसिकली H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू कितना, एक्चुअली H इंटू Ka, ए हो जाएगा फॉर्मूला, H इंटू Ka। अब K का वैल्यू और H का वैल्यू, K को ऐसे ही छोड़ दो, H का वैल्यू क्या था एक्चुअली, स्क्वायर रूट ऑफ KW/Ka इंटू KB था ना, तो उसको पुट कर दो। तो देयर फॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू कितना हो गया, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू KW/KB, ठीक है ना। तो ये होगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, या चाहो तो ऐसे हाफ कर कर भी लिख सकते हो, मैंने Ka इंटू KW डिवाइडेड बाई KB टू दी पावर हाफ। तो यही हो गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू। तो माइनस लॉगरिथम कर देते हैं बोथ साइड को अब इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस, अब माइनस को अंदर भी ले सकते हैं हम लोग, तो माइनस आ जाएगा अंदर, अंदर क्या हो गया बेसिकली माइनस लॉग KW माइनस लॉग Ka माइनस लॉग KB, जो बेसिकली कितना हो गया बेसिकली, अच्छा माइनस लॉग ऑफ के H+ को ही तो pH कहते हैं ना हम लोग, तो pH विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया 14 प्लस pKa माइनस pKb, ये हो जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। यही है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों के लिए, यही है pH को निकालने का फॉर्मूला। तो पहला लिस्ट में होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट लिस्ट में क्या होगा एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नेक्स्ट लिस्ट में कौन होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट होगा क्या, वीक एसिड वीक बेस। तो पहले जो चीज़ निकालेंगे नेचर इनका सबका,
तो पहला जो हो गया, इसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर क्या होगा एक्चुअली, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हो गया। इसका नेचर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। इसका क्या नेचर होगा, स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर क्या होगा, इसलिए बेसिक नेचर का होगा, इस सॉल्यूशन का नेचर जो होगा बेसिक। और इसका ऑलमोस्ट न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक, बेस भी वीक, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा ये। तो पहला ये इंपॉर्टेंट था, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, सबका केएच का फॉर्मूला। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कुछ और फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए केएच का फॉर्मूला हो सकता है। तो केएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे थे सब कुछ, जस्ट हम लोग समराइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाई के बी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के एच का वैल्यू के डब्ल्यू बाई के ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी हो जाएगा। अच्छा, के एच के बाद क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट निकाला था हम लोग, ये है सेकेंड। अब थर्ड में क्या निकालेंगे, अभी हम लोग सबका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालेंगे, माने एच कितना हो गया यहाँ, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है हमें सबके बारे में, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितने है। तो इसके लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था एक्चुअली, CH, जो बेसिकली कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी बाई के वी। इसके लिए कितना था, सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या था, के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाई सी था। इसके लिए कितना था H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू था इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू के ए बाई के बी, ये था। नेक्स्ट क्या बाकी रह जाता है, इनका सबका पीएच का फॉर्मूला क्या था, तो फिफ्थ में, तो इसका तो पीएच इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए। तो इनके लिए पीएच का फॉर्मूला रहेगा, तो पीएच का क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, तो इसका पीएच का फॉर्मूला पीएच विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला। इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, पीएच का फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू होगा 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस नहीं माइनस हाफ पी के बी, ये हो जाएगा सारे फॉर्मूला। तो मैंने पूरा समराइजेशन यहाँ पर ही कर दिया, ओके। तो अभी एक हेडिंग देना, वीक एसिड वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस में मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, पहला जो बात है, मे बी न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक, मतलब ये तीनों टाइप का हो सकता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस के ऊपर। तो यहाँ पर लिखना है क्या है एक्चुअली, डिपेंड्स अपन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ये एसिड और बेस जो भी है दे रहा है वो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा।
और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इनके बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि इस टाइप ऑफ जो सॉल्ट होते हैं, जो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट होते हैं ना, उसका जो एच मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड pH जो है, ये सब लोग डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो किसके ऊपर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट एक बात है, डज नॉट डिपेंड, क्योंकि सबके इक्वेशन में C मौजूद नहीं है। देखो H के इक्वेशन ले लो, H प्लस का या pH का, तीनों इक्वेशन में C प्रेजेंट नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या pH जो होता है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड्स अपन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ये बाकी किसी के लिए नहीं होता है, सिर्फ इसी के लिए हो रहा है, ठीक है ना, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए हो रहा है। मैंने ये वाला जो फिनोमेना है सिर्फ वीक एसिड वीक बेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट था। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस, डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें से कौन हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा? पहला ऑप्शन था है AgBr, सेकेंड ऑप्शन था ZnSO4, थर्ड ऑप्शन था Na2SO4, ऑप्शन डी था क्या, HCOOK। तो इनमें से कौन हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि ये सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग salt solution have pH is equal to 7। तो इनमें से कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसका pH 7 होगा? ठीक है, ऑप्शंस था NH4 होल ट्वाइस SO4, नाम है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन बी में था अमोनियम सोडियम साइनाइड NaCN। ऑप्शन सी में था क्या, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4। ऑप्शन डी में क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो इनमें से कौन सा होगा जो pH 7 दिखाए? तो एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH 7 होता है। तो पहले जो अमोनियम सल्फेट है वो किस टाइप का सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ये किन सा टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। ये कौन सा है, ये एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि pH 7 होता है किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस से pH 7 मिलता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, फॉर व्हिच ऑफ द following salt degree of hydrolysis does not depends upon initial concentration, does not depends upon initial concentration। माने इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, माना H के बात कर रहे हैं हम लोग, वो डिपेंड नहीं करेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ऑप्शंस
पहला ऑप्शन था एक्चुअली क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ऑप्शन बी में था FeCl3 FeCl3। ऑप्शन सी में क्या था, ऑप्शन सी में था CH3COONA मैंने सोडियम एसिटेट। और ऑप्शन डी में क्या था एक्चुअली, अमोनियम सल्फाइड NH4 तो आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस मौजूद है इसलिए। तो सेम क्वेश्चन बट ऑप्शंस अलग है। मैंने सेम क्वेश्चन होगा, ऑप्शन अलग दे रहा हूँ, फिर से मैं दे रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है HCOOK। ऑप्शन बी में है एक्चुअली NH4CN। ऑप्शन सी में है क्या, KCN। ऑप्शन डी में क्या है एक्चुअली, NaCl है। जो फर्स्ट सॉल्ट था उसमें किस टाइप का सॉल्ट है एक्चुअली, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था। ये किसका था, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट था। ये कौन सा टाइप का था, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट था। ये कौन सा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस मौजूद है। और वीक एसिड वीक बेस के लिए क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो सेम क्वेश्चन अलग ऑप्शन। फिर से इस समय के लिए पहला ऑप्शन होगा क्या, Na2S। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, NaBr। सी होगा, ऑप्शन सी होगा क्या, AgCN। ऑप्शन डी क्या होगा एक्चुअली, ZnCl2। सो ऑप्शन सी हो रहा है आंसर, क्योंकि यहाँ पर AgCN जो है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है इसलिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। compound the compound whose aqueous solution has highest pH। तो इनमें से किसका एक्वा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा pH दिखाएगा। तो पहला ऑप्शन था क्या, NaCl। ऑप्शन बी में था क्या एक्चुअली, NaHCO3। ऑप्शन सी में था क्या एक्चुअली, Na2CO3। और ऑप्शन डी में था क्या एक्चुअली, NH4Cl। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है इसलिए। तो सेम क्वेश्चन ऑप्शन अलग। पहला ऑप्शन है क्या, CH3COOK। ऑप्शन बी में था Na2CO3। ऑप्शन सी में था क्या एक्चुअली, NH4Cl। ऑप्शन डी में था क्या, NaNO3। बताओ इनमें से किसका है pH हाइस्ट। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड नाइट्रस एसिड मौजूद है इस पे, इसलिए। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of pH and H plus ion। पहले pH का ऑर्डर मैंने निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का भी ऑर्डर निकालना है। यह है क्वेश्चन। कंपाउंड क्या क्या है, पहला जो कंपाउंड है वो है क्या, अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड जो कंपाउंड है वो है क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट जो कंपाउंड है क्या है, सोडियम एसिटेट CH3COONA। एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज H2SO4। सो आंसर में क्या होगा, देखो पहला सॉल्ट जो था क्या एक्चुअली, ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड था,
नेक्स्ट सॉल्ट क्या था एक्चुअली, तो इसमें से H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो पीएच ऐसे ही लो होता है, तो मैंने सबसे लास्ट में H2SO4 आएगा। उसके उसके आगे कौन आएगा, जो सॉल्ट है वीक एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वो आएगा, उसका पीएच लोएस्ट होगा उसके बाद। तो मैंने इसके बाद इसका नंबर होगा, अमोनियम क्लोराइड का नंबर होगा। अमोनियम क्लोराइड के बाद किसका नंबर आएगा, न्यूट्रल वाला सॉल्ट आएगा जिसका पीएच इक्वल टू 7 होता है। जैसे ये वाला हो गया पी, जिसका पीएच कितना होता है, इक्वल्स टू 7 होता है, तो इसलिए Na2SO4 होगा इसका बाद। उसके बाद कौन होगा एक्चुअली, सबसे जो ज़्यादा होगा पीएच वो हो गया क्या, CH3COONA। अब नेक्स्ट है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर भी निकालना था, तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। मतलब तब H2SO4 सबसे, मैंने वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है, तो फिर H2SO4 इस साइड में लिखना पड़ेगा। H2SO4 इज ग्रेटर देन, क्या होगा, NH4Cl ग्रेटर देन Na2SO4 ग्रेटर देन CH3COONA। तो ये हो गया, ऊपर वाला जो ऑर्डर था वो पीएच का ऑर्डर था, और नीचे वाला जो ऑर्डर है वो है चलिए H प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर है। ठीक है, 2 ऑर्डर पूछा था मैंने, तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द following salt will give acidic solution when dissolved in water, when dissolved in water। डिजॉल्व इन वाटर। ऑप्शंस था हम लोगों के लिए, पहला ऑप्शन था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ऑप्शन बी था पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4, ऑप्शन सी में था क्या, सोडियम साइनाइड NaCN, ऑप्शन डी में क्या था एक्चुअली, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन सारे ऑप्शंस थे, इनमें से पूछ रहा है क्या, इनमें से कौन एसिडिक सॉल्यूशन देगा। तो पहला वाला सॉल्ट ही एक्चुअली आंसर होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है क्या, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और मुझे एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड रहना जरूरी है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। वैसे बाकी सारे ऑप्शन में क्या था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, यहाँ पर क्या है एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, यहाँ पर भी क्या है एक्चुअली, न्यूट्रल है, बेसिकली दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव बेसिक सॉल्यूशन, मैंने उल्टा उल्टा क्वेश्चन एक्चुअली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग salt will give basic solution। पहला ऑप्शन था हम लोगों के लिए क्या एक्चुअली, KNO3, ऑप्शन बी में था एक्चुअली क्या, NaNO2, ऑप्शन सी में था क्या एक्चुअली, अमोनियम सल्फेट माने NH4 होल ट्वाइस SO4, ऑप्शन डी में क्या था एक्चुअली, KCl था। तो ये सारे ऑप्शन थे, इनमें से कौन होगा जो बेसिक सॉल्यूशन देगा। तो बेसिक के लिए पहला रूल्स है क्या, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है ना है, और जो ऑप्शन बी में मौजूद है, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, क्वेश्चन है 0.1 m of each solution is given arrange them increasing order of pH, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। कौन कौन सा कंपाउंड था, HCOK है पहला,
नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड है, नेक्स्ट कौन है एक्चुअली सोडियम साइनाइड है, नेक्स्ट कौन है NaCl है, नेक्स्ट कौन है KCl है। इनका ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ पीएच का। सो सबसे ज़्यादा पीएच सबसे कम होगा किसका, सेकेंड का होगा। उसके बाद कौन होगा थर्ड वाले का, ठीक है ना, थर्ड वाला होगा। थर्ड वाले के बाद कौन होगा फोर्थ वाला जो होगा वो आएगा। फोर्थ के बाद कौन आएगा फिफ्थ वाला आएगा। वेट, दिस विल बी द ऑर्डर। मैंने HCO के एक्चुअली सॉल्ट है क्या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसलिए सबसे आगे आएगा। इसका सबसे ज़्यादा पीएच हाईएस्ट होगा इनमें से सब में से। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट एंड pH of 0.2 m HCONH4 सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दे दिया एक्चुअली K दे दिया, K ऑफ HCOOH का K वैल्यू दे दिया कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻4 दे दिया, और K ऑफ NH3 दे दिया कितना दे दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये है क्वेश्चन। सो ये सॉल्ट है किसका, ये सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। और हम जानते क्या है एक्चुअली वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। कौन AH ले लो, KH ले लो या pH ले लो, ये तीनों के तीनों डिपेंड नहीं करते। तो ये 0.2 जो दिया था ना यहाँ पर उसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये जो पहला जो वैल्यू है ये एक्चुअली हम लोगों के लिए KA है बेसिकली, और ये क्या है बेसिकली KB का वैल्यू दे दिया। जस्ट हमें डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे एक्चुअली। तो पहले KH का फार्मूला क्या था, KH का फार्मूला था क्या था KW/KA इंटू KB था। KW था क्या 10⁻⁻14, KA का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 1.8 इंटू 10⁻⁻4 था, KB का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 था। अब बाकी कैलकुलेशन कर लेना। सिमिलरली H का वैल्यू निकालना है, H का क्या था स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के बाद क्या था एक्चुअली फॉर्मूला याद है, स्क्वायर रूट ऑफ KW/KA इंटू KB। तो जस्ट जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है pH निकालना है। pH का फॉर्मूला था क्या 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ये था फॉर्मूला, था ना यही फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में आप जस्ट pKa करके निकाल लो, इससे pK निकाल लो, इससे pKb निकाल लो। तो माइनस लॉग ऑफ KA को कहते हैं pKa हम लोग। जैसे इसको माइनस लॉगरिथम कर लो, माइनस लॉगरिथम ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻4 कर लो तो वो pKa निकल जाएगा हम लोगों के लिए। तो सिमिलरली माइनस लॉग ऑफ KB को कहते हैं pKb हम लोग। तो pKb निकालना है फिर सिमिलर वे में कैसे करेंगे, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 करके, तो उससे pKb आएगा। तो उस pKb को यहाँ पर पुट कर देना pKb के वैल्यू के अंदर, और यहाँ से जो pKa का वैल्यू निकलेगा यहाँ कैलकुलेशन से तो ये वो पुट कर देना यहाँ पर। बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो pH भी निकल जाएगा इजीली। ऐसे इजी क्वेश्चन होता है। AH निकालने बोला था निकाल लिया, KH निकालने बोला था मैंने हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट वो भी निकाल लिया, और pH भी निकाल लिया। जस्ट याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला क्या था, ये याद रखना चाहिए कि सॉल्ट को देख के पता लग जाए किस टाइप का सॉल्ट क्या था ये। तो ये सॉल्ट किस टाइप का सॉल्ट था, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना था, तो हम लोग वही किए और सारे कैलकुलेशन हो गया इजीली। ठीक है ना, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हेडिंग देना है कि बफर सॉल्यूशन बोलकर। क्या पढ़ेंगे अभी, बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा एक सॉल्यूशन है
जिसके अंदर हम लोग बाहर से कोई एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं, उसका पीएच का कोई चेंज नहीं होगा। मैंने ऐसा एक सॉल्यूशन है, मान लो जिस सॉल्यूशन के अंदर मैं बाहर से एसिड डाल रहा हूँ या बाहर से मैं बेस इंसर्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसका जो पीएच होगा वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे हुआ तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहेंगे। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। मैंने जो पीएच को चेंज होने नहीं देगा अपना, बाहर से कोई माइन्यूट क्वांटिटी में एसिड या बेस कुछ भी डाल दो, उससे उसका पीएच में कोई चेंजेस नहीं नोटिस करोगे तुम, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। मैंने इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है मैं बता रहा हूँ, लिख लो। सॉल्यूशन which resist the change in pH on dilution or with addition of small amount of acid or base। मतलब स्मॉल अमाउंट ही डालना है, ऐसे नहीं कि तुम बहुत सारा डाल दोगे तो बोल रहे हो कि चेंज नहीं होगा, देखो चेंज तो हो गया, ऐसे नहीं होता है बातें। मतलब इतना डालना है कि मिनिमम एक क्वांटिटी है जो डालने के बाद भी देख पा रहे कि चेंज नहीं हो रहा है पीएच में, तब उसको बफर सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग। मतलब वो बफर सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं बोला तो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब पीएच को चेंज होने नहीं दे रहा है, रेजिस्ट चेंज इन पीएच बेसिकली। कैसे, जब हम लोग कोई डाइल्यूशन कर रहे हैं, मैंने बाहर से कोई पानी डाल के डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो डाइल्यूशन में तो पीएच चेंज होता है, थोड़ी देर पहले ही देखे थे हम लोग कैलकुलेशन करके कि डाइल्यूशन में पीएच चेंज होता है। ये स्मॉल अमाउंट का एसिड बेस डालने से भी तो पीएच चेंज होना चाहिए, भले ही वो स्मॉल अमाउंट हो बट चेंज तो होना चाहिए। लेकिन बफर क्या हो रहा है, वो चेंज नहीं होने देगा, तभी उसको बफर कहेंगे हम लोग, बफर सॉल्यूशन। तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट बफर का। सो एग्जाम्पल में लिखना है हमें क्या, बफर का एग्जाम्पल, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड, और ब्लड का पीएच रेंज है, पीएच रेंज कितने हैं, 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो इतने पीएच के अंदर वो, पीएच रेंज के अंदर वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। बफर, जो बफर जैसे करता है ना, रेजिस्ट करता है, चेंज होने के नहीं देते हैं, ब्लड भी काइंड ऑफ वही काम कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। अब बफर का क्लासिफिकेशन करना है, तो बफर को दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक सिंपल बफर सॉल्यूशन और एक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। माने बफर का दो कैटेगरी हो सकता है ऐसे करके बफर सॉल्यूशन का। एक कैटेगरी क्या है एक्चुअली, सिंपल बफर सॉल्यूशन, और एक है क्या मिक्स्ड, और एक क्या है एक्चुअली एक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मैंने बहुत सारी चीज़ को मिक्स्ड करके वो चीज़ें बना है, ठीक है ना, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अब मिक्स्ड बफर का दो कैटेगरी होगा एक्चुअली, एक है एसिडिक बफर और एक है बेसिक बफर। एक है एसिडिक बफर और एक हो गया क्या, बेसिक बफर। तो इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन है। तो पहले हमें सिंपल बफर क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो पहला जो हेडिंग होगा वही होगा सिंपल बफर क्या होता है उसके ऊपर। तो एक हेडिंग दो सिंपल बफर बोलकर, सिंपल बफर। सिंपल बफर किसको बोलेंगे, जो बेसिकली एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग सिंपल बफर कह सकते हैं। मतलब जिसके अंदर एक वीक एसिड या वीक बेस वर्सन रहेगा, तो वो एक्चुअली एक सिंपल बफर बन जाएगा सिंपली। मैंने तो सिंपल बफर में क्या हो रहा है, बेसिकली एक वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्यूशन होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ओके तो इसका एग्जाम्पल में जैसे मानो CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों वीक है, ये हो सकता है। इसका एक्वा सॉल्यूशन जो होगा वो एक सिंपल बफर बन जाएगा।
जैसे मानो सिल्वर फॉर्मेट, ये भी एक इसका जो एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा, एक सिंपल वेफर का एग्जांपल बन जाएगा। जैसे मानो AgCN, यहाँ पर दोनों ही वीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा एक सिंपल वेफर कह सकते हैं उसको हम लोग। जैसे अमोनियम साइनाइड NH4CN, उसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो भी एक सिंपल वेफर हो जाएगा। इवन एक जो ब्लड है ना वो भी एक सिंपल वेफर है, जो ब्लड हो गया वो एक सिंपल वेफर के कैटेगरी के अंदर आएगा। ब्लड इज सिंपल वेफर, सिंपल वेफर। और इस बफर है क्यों वैसे ब्लड, उसका बात कर रहा हूँ मैं। बफर के अंदर कुछ चीज़ें रहता है, एक रहता है क्या, कार्बोनिक एसिड रहता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट। बेसिकली इन दो मिल के एक्चुअली क्या बना रहा है, एक्चुअली ये बफर का जो काम है वो कर रहा है, ठीक है ना, इन दोनों मिल के एक्चुअली। तो इस तरीके से ब्लड एक बफर सॉल्यूशन बन गया एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल बफर को हम लोग पढ़ लिया। सिंपल बफर पढ़ने के बाद हमें एक्चुअली एक चीज़ जानना चाहिए, बफर कैसे एक्चुअली पीएच चेंज होने नहीं दे रहा है, मैंने रेजिस्ट कैसे कर रहा है वो पीएच चेंज होने में, वो जानना है। उसको कहते हैं क्या, बफर एक्शन कहते हैं। मैंने बफर का काम करने का तरीका क्या है, मैंने किस तरीके से बफर एक पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है, बफर एक्शन के बारे में जानकारी लेना है। बफर एक्शन, तो बफर एक्शन में पहला जैसे मानो ड्यूरिंग डाइल्यूशन में बोल दो, क्योंकि हम लोग ने ये सीखा था बफर को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगा। तो पहले वही करेंगे कि डाइल्यूशन करने से कैसे पीएच चेंज नहीं हो रहा है। तो ड्यूरिंग, पहला कंडीशन क्या है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के समय क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेते हैं, अमोनियम एसीटेट को। तो अमोनियम एसीटेट को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे उसको वाटर से, तो बेसिकली वो क्या क्या देगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, एक तो देगा CH3COOH दे सकता है, और दे सकता है क्या एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है। अब यहाँ पर जो अमोनियम एसिडेट है वो तो एक वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, ये हम लोग जानते हैं, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ये। अब इसको आयनाइजेशन करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा नो डाउट, क्योंकि एक सॉल्ट ऑलवेज 100% आयनाइज हो जाता है। लेकिन बाकी जो लोग जैसे वाटर हो गया हम लोगों का, या बाकी इस प्रोडक्ट एंड में जो है लोग CH3COOH या जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये लोग आयनाइज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आयनाइज। तो आयनाइज जब नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा कुछ H+ व OH- भी तो नहीं मिल रहा है ना सॉल्यूशन के अंदर। पीएच कब चेंज होता है बोलो, जब कोई एक एक्स्ट्रा H+ या OH- सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है तभी तो पीएच चेंज होता है। बट इन लोगों ने से जो आयनाइज होने से जो चीज़ें मिल रहा है वो एक्चुअली तो कुछ पीएच को चेंज होने में मतलब उतना कोई मतलब बड़ा कोई योगदान तो नहीं है उनका, क्योंकि ये भी वीक है, दोनों ही वीक वर्सन है। मैंने एसिड के तौर पे जेमल है वो भी एक वीक एसिड है, और जो है ये भी वीक बेस है, और एक आयनाइज भी नहीं होगा। जब आयनाइज ही नहीं होगा तो इससे कोई H+ का कोई उम्मीद भी नहीं है, और इससे कोई OH- का भी कोई उम्मीद नहीं है। जब OH+ और OH- दोनों ही नहीं आ रहा है सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा कुछ भी, मैंने पहले से जो मौजूद था वही जो है, एक्स्ट्रा नए तरीके से कुछ भी नहीं आ रहा है, तब नहीं आएगा तो फिर पीएच का चेंज कैसे होगा। फिर पीएच तो अगले मैंने पहले जितने थे अभी भी उतना ही तो रहेगा ना फिर। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो पहले डाइल्यूशन का देख लिया केस, कैसे डाइल्यूशन की वजह से पीएच चेंज नहीं हो रहा है। अब बफर एक्शन को थोड़ा स्टडी करते हैं कि जब कोई एसिड या बेस डालेंगे स्मॉल अमाउंट में तब कैसे पीएच चेंज नहीं होने देगा। सो राइट डाउन बफर एक्शन on addition of small amount of strong acid या स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को देखेंगे, तो जस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड को ही लिखेंगे अभी। तो पहले देखेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से पीएच कैसे चेंज नहीं हो रहा है बफर के अंदर। तो वही बफर का सेम इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेंगे। तो बफर का क्या इक्वेशन था, थोड़ी देर पहले लिखा था, CH3COO- प्लस NH4 प्लस वाटर, जिससे क्या बना था एक्चुअली
CH3COOH प्लस NH4OH। अब एक्स्ट्रा हम लोग क्या डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, अभी के HCl डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे, मानो HCl को ले लिया हम लोग ने। तो HCl आयनाइज होने से क्या क्या देगा, H प्लस आयन देगा और क्या देगा, Cl माइनस आयन देगा। तो सॉल्यूशन के अंदर पहले से कैटायन के तौर पे कौन मौजूद है, कैटायन के तौर पे बफर के अंदर और पहले से ही मौजूद था एसीटेट आयन, सॉरी एनायन के तौर पे एसीटेट आयन मौजूद था और कैटायन के तौर पे अमोनियम आयन ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है ना। और अभी अभी जो HCl डाले हैं उस HCl से क्या क्या कैटायन मिला, H प्लस मिला एक कैटायन के तौर पे और मिला क्या, एनायन के तौर पे Cl माइनस मिल रहा, ठीक है ना। अब क्या होगा इंटरेस्टिंगली, जो बफर के अंदर जो पहले से मौजूद एनायन था वो HCl के जो कैटानिक वाला पार्ट है जो बेसिकली कौन है, H प्लस आयन, उससे रिएक्ट कर जाएगा। माने बफर के अंदर जो पहले से एसिटेट आयन मौजूद था वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H प्लस के साथ। H प्लस कहाँ से आया, फ्रॉम HCl। मैंने HCl बाहर से जो मैंने इनपुट किया था स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे H प्लस आ रहा है। तो उससे रिएक्शन करके क्या मिलेगा एक्चुअली, CH3COH। इसको तो एसिटिक एसिड है तो पहले से ही मौजूद था ना सॉल्यूशन के अंदर, तो उससे थोड़ी पीएच चेंज होगा। उल्टा H प्लस तो कंजम्पशन हो गया यहाँ पर, मैंने पीएच का कोई चेंज ही नहीं देख पाएंगे ना। ये वाला स्ट्रॉन्ग वीक जो एसिड है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ना पहले से ही, तो उससे थोड़ी पीएच का चेंज होगा, नहीं पीएच चेंज नहीं हो रहा है। यह जो Cl माइनस भी है जो मैंने, वो चाहे तो इस एमोनियम के साथ अटैच कर सकता है खुद को, तो एमोनियम आयन जो है वो Cl माइनस को ले लेगा, तो इससे क्या मिलेगा एक्चुअली, एमोनियम क्लोराइड मिलेगा जो बेसिकली एक सॉल्ट है। तो नया जो भी चीज़ें फॉर्मेशन हुआ इस पूरे प्रोसेस में, कौन कौन नया चीज़ें फॉर्मेशन हुआ, एक तो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ और क्या फॉर्म हुआ, एमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों में कोई भी है क्या ऐसे कैपेसिटी रखता हुआ कि पीएच को चेंज कर देगा, तो वीक एसिड पीएच तो चेंज नहीं करेगा। और ख़ास बात क्या, एसिटिक एसिड पहले से ही मौजूद था बफर के अंदर, तो उस वजह से नया कोई पीएच का कोई बढ़त नहीं आ रहा है। और एक सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट तो ऑलवेज कोई पीएच में कोई योगदान नहीं होता ऐसे करके, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट का। तो इन दोनों से कोई भी ऐसे नहीं मौजूद है कि जो पीएच को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करता होगा। मैंने जो था पीएच वैसे ही है पीएच अभी भी। मैंने बेसिकली HCl डालने से पीएच को इंक्रीमेंट होने के बाद था H प्लस से, बट H प्लस तो नहीं रहा ना, वो तो कंजम्प्ट हो गया पूरा। किससे कंजम्पशन हो गया पूरा, जो बफर के अंदर जो ऑलरेडी जो एनायन मौजूद था एसिटेट एनायन, उसने पूरा ले लिया इसको। तो उसके साथ पूरा जब रिएक्ट कर जाएगा तब उससे बना क्या एक्चुअली, एक एसिटिक एसिड बना है जो ऑलरेडी प्रेजेंट था तो सॉल्यूशन के अंदर, वो तो नया कोई बात नहीं है ना, पहले से ही मौजूद था वो वाला चीज़। तो उससे तो पीएच थोड़ी चेंज होगा, नहीं उससे पीएच का कोई चेंजेस का कोई बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी एंड में Cl माइनस जो मौजूद है, इस Cl से जो मिला था एनायन के तौर पे, वो भी एमोनियम के साथ रिएक्ट कर लिया, उससे एक सॉल्ट बना। तो सॉल्ट बनने से कोई पीएच का थोड़ी चेंज होता है, तो मैंने ओवरऑल इस तरीके से पीएच का कोई चेंज हम लोग नहीं देख पाएंगे आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या, बफर एक्शन on addition of small amount of strong base। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, उससे क्या बफर में पीएच चेंज हो जाएगा, वो देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालना है, ज़्यादा नहीं। तो वही सेम इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। बफर के अंदर जो इक्वेशन था क्या, एसिटेट एनायन एमोनियम कैटायन प्लस वाटर, और जिससे हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बना था, एसिटिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें बेस के तौर पे जो स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ऐड करने वाले हैं अभी तक, वो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद आयनाइज होकर क्या क्या आयन प्रोड्यूस करता होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अब इस बेस के जो कैटानिक पार्ट है वो कौन है, सोडियम प्लस आयन। और सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो नेगेटिव पार्ट कौन मौजूद था एक्चुअली, CH3COO माइनस है ना मौजूद। तो इन दोनों से एक दूसरे से रिएक्शन कर सकता है, तो रिएक्शन करके देख लेते क्या बन सकता है इससे। तो बफर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो एसिटेट एनायन था
वो अब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम प्लस के साथ, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा बेसिकली CH3COONA, जो बेसिकली क्या है, एक्चुअली एक सॉल्ट है। कभी सुना है सॉल्ट ऐसे पीएच को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इस सॉल्ट का कोई योगदान नहीं होगा पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, तो नो पीएच चेंज। अब बाकी रह गए एनायन के तौर पे जो OH माइनस है। तो OH माइनस एमोनियम, जो यहाँ पर कैटायन के तौर पे एमोनियम आयन से उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। माने बफर के अंदर ऑलरेडी जो एमोनियम आयन है और एक्सटर्नली जो हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाले हैं उसमें से जो OH माइनस आ रहा है, उनके बीच भी रिएक्शन हो सकता है। और उस रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन होगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो पहले से ही तो मौजूद था सॉल्यूशन के अंदर। तो नया कुछ चीज़ बना ही नहीं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ नया चीज़ का हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ऐसे पीएच तो चेंज नहीं होगा फिर, क्योंकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ना, जो तो पहले से ही सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था वाफर के अंदर, तो उससे थोड़ी पीएच का चेंज होगा। तो यहाँ पर भी देख पा रहे पीएच का कोई चेंजेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाफर सॉल्यूशन दिस एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर बन रहा है, ठीक ना, फिर से। तो इस वजह से ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि पीएच डज नॉट चेंज आफ्टर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, डज नॉट चेंज आफ्टर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से बाफर एक्शन काम कर रहा है, मैंने बाफर अपने अंदर पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालने के